एक्ट 78 हिंदी, अध्याय 401, अध्याय 235, दानव बैल का आविर्भाव और विकास। गु निंग से निर्देश पाकर उसके विशाल और फुर्तीले शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने एक शानदार ड्रैगन जैसी लड़ाकू मुद्रा बनाए रखी, उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं और उसके शल्क ठंडी चमक से झिलमिला रहे थे। इसके तुरंत बाद उसका विशाल शरीर समुद्र की गहराई से छोड़े गए तोप के गोले की तरह ऊंची छलांग लगाने लगा। ये वास्तव में समुद्र से बाहर ड्रैगन लड़ाई थी जिसे लिन चेन और जियाओबाई ने ली बेई के व्हाइट फ्लड ड्रैगन जानवर पर देखा था, वह शक्तिशाली बल जो अभी भी उनकी यादों में बसा हुआ है। जियाओबाई ने भी अपने बैल रूप को स्थिर किया, उसके चार खुर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे और उसका फर उत्तेजना से थोड़ा कांप रहा था। 2 बार हार के बावजूद शियाओबाई की लड़ने की भावना कम नहीं हुई, इसके विपरीत दूसरे की ताकत ने उसका खून खौला दिया। लिन चेन ने पहले ही बताया था कि केवल गुरुओं को लगातार हराने से ही कोई लगातार मजबूत बन सकता है। इस क्षण जियाओबाई की आंखें एक ज्वलंत प्रकाश से चमक उठी और उसने अपने 5वें स्तर के बर्बर वंश की सारी पशु शक्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर के भीतर की शक्ति अशांत लहरों की तरह उमड़ पड़ी और उसने अपना पूरा शरीर खाली कर दिया। मुंह आकाश से एक गगनभेदी गर्जना आई जो आकाश को चीर डालने को तत्पर प्रतीत हुई। एक क्षण में अराजकता से धीरे धीरे राक्षस बैल प्रकट हुआ। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह था जिसकी हर इंच मांसपेशी में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह जल रही थीं और उनसे ठंडी चमक निकल रही थी। उसके सींग ब्लेड की तरह तीखे थे, ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे, मानो दुनिया की हर चीज को आसानी से चकनाचूर कर सकते हों। जैसे ही राक्षस बैल प्रकट हुआ, मानो कोई राक्षस देवता धरती पर उतर आया हो। वह शून्य में तैर रहा था, सभी प्राणियों को देख रहा था। उसकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थीं, मानो दुनिया के सभी जीव उसके लिए चींटियों के समान तुच्छ हों। क्या ये दैवी और आसुरी शक्ति है? गुओ हुआ ने विस्मय से ऊपर देखा, उसकी आंखों में उत्साह के संकेत थे। वह सोच रहा था कि उसने ये कभी नहीं देखा था, जबकि वह डूबे मंडप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दूसरी ओर झांग जिनकी निगाहें दानव बैल पर टिकी हुई थीं तथा उनके मन में एक प्राचीन पुस्तक की यादें तेजी से जीवंत हो रही थीं। पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में दैवीय और आसुरी प्राणियों के पतन के बाद उनकी शक्तिशाली शक्तियां नष्ट नहीं हुईं, बल्कि संसार में विलीन हो गईं। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के प्रति अपनी असाधारण संवेदनशीलता के कारण आत्मिक पशु संयोगवश इन शक्तियों को समझकर उन्हें अपनी प्रतिभा में समाहित कर लेते थे। ये सोचते हुए उसने फिर से राक्षस बैल पर लगे भारी बंधनों की ओर देखा, मानो उसके मन पर कोहरा छा गया हो। वह ये सोचते हुए भौचक्का हो गया कि इस राक्षस बैल ने अतीत में क्या गलतियां की होंगी जिसके कारण उसे किसी ने सील कर दिया। तो क्या ये संभवतः मृत हो सकता है? उसके चिंतन में अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ड्रैगन युद्ध कौशल के दूसरे स्तर का प्रयोग करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की आसपास की शक्ति अदृश्य रूप से खींची चली आई, जो प्रकाश की जीवंत धाराओं में परिवर्तित हो गई, जिसे श्वेत बार ड्रैगन जानवर द्वारा निरंतर अवशोषित किया जा रहा था। अगले ही पल एक स्पिरिट ड्रैगन की परछाई अचानक प्रकट हुई। उस राजसी ड्रैगन की ताकत पल भर में उतर आई और चारों ओर की हवा मानो जम गई। अजगर की शक्ति कम होते ही सभी जानवर पीछे हट गए। श्वेत बार ड्रैगन जानवर ने अपना सिर उठाया और एक भयंकर गर्जना की, जो आत्मा ड्रैगन की ध्वनि के साथ मिश्रित हो गई, जो मूर्त तरंगों की तरह फैल गई। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा और तीखा हमला बोला। उसके शरीर से एक आत्मा ड्रैगन छाया तेजी से उभरी। ये ड्रैगन रंगीन चमक के साथ झिलमिला रहा था, अविश्वसनीय गति के साथ पंक्तियों में आगे बढ़ रहा था, एक उल्का की तरह आकाश को चीरता हुआ, और अजेय बल के साथ जियाओबाई पर हमला किया। लगभग उसी समय जियाओबाई ने भी एक क्रोध भरी चीख निकाली, इतनी जोरदार कि आसपास की हवा हिल गई। शून्य में मौजूद दानव बैल मानो अपने बंधनों से मुक्त हो गया हो, अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गया। पहाड़ों को गिराने वाली ताकत से हवा में पैर रखता हुआ आत्मा ड्रैगन की छाया की ओर तेजी से दौड़ा। कुछ ही सेकंड बाद स्पिरिट ड्रैगन और डेमन बुल में भयंकर टक्कर हो गई। एक क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर की हवा किसी अदृश्य विशाल हाथ से कसकर जकड़ ली गई हो तथा अत्यंत दमनकारी हो गई हो, तथा एक सिझक जैसी ध्वनि निकल रही हो। झांग जिन और अन्य लोगों ने गौर से देखा। इससे पहले जियाओबाई ने ली बेई के व्हाइट फ्लड ड्रैगन जानवर को हराने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। क्या जियाओबाई आज दूसरे स्तर के उन्नत ड्रैगन फाइटिंग स्किल के खिलाफ फिर से जीत हासिल कर सकती है?
स्पिरिट ड्रैगन और डैमन बुल की टक्कर के समय स्पिरिट ड्रैगन का विशाल सिर ऊपर उठा। एक जबरदस्त गति के साथ ये डैमन बुल के सिर की ओर भयंकर रूप से टकराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी भी क्षण उसे चकनाचूर कर सकता था। फिर भी दानव बैल पीछे नहीं हटा, बस वहीं खड़ा रहा, जबकि आत्मा ड्रैगन के आक्रमण और दानव बैल के भयंकर झपटे ने एक हिंसक टकराव पैदा कर दिया, जिससे उनके चारों ओर की जमीन थोड़ी सी टूटने लगी। उनकी लड़ाई उतनी शानदार नहीं लग रही थी जितनी लिटिल फॉक्स द्वारा एक विशाल आग का गोला फेंकने से विस्फोट हो जाना, लेकिन हर कोई जानता था कि इन दो स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा प्रदर्शित शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका सामना साधारण स्पिरिट बीस्ट्स नहीं कर सकते थे। ये भी कहा जा सकता है कि उनकी सीमा में प्रवेश करने वाले अधिकांश आत्मिक जानवरों को तुरंत नष्ट किया जा सकता है। सबकी निगाहों के सामने स्पिरिट ड्रैगन की ऊर्जा अचानक नाटकीय रूप से फैल गई, उसकी चमक और भी ज्यादा प्रखर हो गई। इस शक्तिशाली ऊर्जा उछाल के तहत दानव बैल का शरीर सूक्ष्म रूप से डगमगाया, जिसे स्पिरिट ड्रैगन ने क्षण भर के लिए दबा दिया। ऐसा लगता है कि परिणाम तय हो गया है, गुओहुआ ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की। राक्षस बैल को स्वयं को संभालने के लिए संघर्ष करते देख वह शून्य में पूरी तरह से गायब होने ही वाला था कि अप्रत्याशित रूप से शून्य से दो कर्कश ध्वनियां उभरी। हर कोई एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य देखने के लिए ऊपर देख रहा था। शून्य में राक्षस बैल को बांधने वाली बेड़ियों ने अचानक दो और कड़ियां तोड़ दी। तुरंत सफलता मिल गई, गुओहुआ ने विस्मय से हौंफते हुए कहा। स्पिरिट बीस्ट द्वारा युद्ध के दौरान सफलता प्राप्त करना ये दर्शाता है कि इस स्पिरिट बीस्ट में मजबूत मनोवैज्ञानिक लचीलापन और प्रतिभा है। दानव बैल का आविर्भाव और विकास। दो यूक शियू और झांग जिन ने भी जियाओबाई को देखा, ये सोचते हुए कि लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट उनके लिए और कितने आश्चर्य लेकर आएगा। लिन चेन भी दंग रह गया। हालांकि उसने जियाओबाई के कौशल में कोई बदलाव नहीं देखा था, लेकिन उसके पिछले शोध ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था। जियाओबाई के दानव बैल रूप को महारत के स्तर तक पहुंचना चाहिए था। सदमे में राक्षस बैल, जो अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया था, एक ठंडी काली आभा छोड़ रहा था, मानो अनगिनत नाराज आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही हों। उसका शरीर, जो पहले से ही पहाड़ के समान विशाल था, इस समय और भी अधिक फूल गया था। उसकी मांसपेशियां स्टील की तरह उभरी हुई थीं, और उसके जुड़वां सींग दो तेज ब्लेडों की तरह ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जो सूर्य के प्रकाश में विशेष रूप से भयावह दिखाई दे रहे थे। राक्षस बैल के चारों खुरों ने जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे जमीन तुरंत फट गई और धूल उड़ने लगी। अपने अधूरे आवेश की गति का उपयोग करते हुए वह नरक से लौट रहे किसी दानव राजा की तरह अजेय गति के साथ श्वेत बार ड्रैगन जानवर की ओर छलांग लगा दी। इस समय आत्मा ड्रैगन की आभासी छवि अपने चरम पर थी। एक चमकदार चमक बिखेर रही थी। फिर भी दानव बैल के जबरदस्त हमले के कारण आत्मा ड्रैगन की आभासी छवि जोर जोर से कांपने लगी। दरारें तेजी से फैल गईं, और अंततः वह एक बुलबुले की तरह ढह गई, बिना किसी निशान के बिखरी हुई तारों की रोशनी में गायब हो गई। दानव बैल आगे की ओर झपटा, उसका विशाल शरीर हवा में एक भयानक चाप बनाता हुआ श्वेत बार ड्रैगन जानवर की ओर बढ़ा। इस दृश्य ने गू निंग और श्वेत बार ड्रैगन जानवर, जो कुछ ही क्षण पहले जीत की खुशी में डूबे हुए थे, की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उनके दिलों में अभूतपूर्व अनिच्छा और भय की भावना उमड़ पड़ी। खो गया, वे खो गए। दूसरे स्तर के ड्रैगन फाइटिंग कौशल के समर्थन के बावजूद वे फिर भी हार गए। गू निंग का दिल अनिच्छा से भरा था। अपनी यात्रा के दौरान गू निंग को कभी कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज हार जाएगा। हालांकि ली बी के विपरीत उसने महसूस किया कि दानव बैल रूप की दमनकारी शक्ति अनिवार्य रूप से श्वेत बार ड्रैगन जानवर पर हावी होती रहेगी, इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया और चिल्लाया, मेरी हार हुई। लगभग एक पल में झांग जिन ने आत्मा ड्रैगन को हवा में कदम रखने के लिए नियंत्रित किया, जिससे दानव बैल की प्रगति रुक गई। उसके प्रकट होने से गू निंग की अभिव्यक्ति भी तुरंत नीरस और बेरंग हो गई। लिन चेन गू निंग की निर्णायकता को देखकर उसकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी बुद्धि और गू परिवार के समर्थन के साथ यदि वह गलत रास्ते पर नहीं भटकता, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अचानक झांग जिन की नजर लिन चेन और शियाओबाई पर पड़ी, और वह खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। गू निंग भी इसे नहीं हिला सका। कैंगलिंग प्राचीन देश के साथियों में उन्हें अब कौन हरा सकता है? अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए झांग जिन ने कहा, लड़ाई तय हो गई है, गू निंग मेरे साथ आओ। गू निंग ने अपना आत्मिक जानवर वापस खींच लिया और चुप हो गया। झांग जिन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन लिन चेन ने पूछा, सर, क्या वास्तव में इस पर्वत की चोटी पर एक परिश्रेणी का आत्मा अंडा है?
आप पहले ही योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, तो क्यों ना आप स्वयं जाकर देखें। झांग जिन को पता था कि लिन चेन जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मूर्ख नहीं बना और यह कहने के बाद चला गया। कुछ दूर चलने के बाद गु निंग ने अंततः कहा, क्या मैंने पहले ही राष्ट्रीय उपदेशक बनने की अपनी योग्यता खो दी है। झांग जिन बता सकता था कि गु निंग बहुत डरी हुई थी। यदि गु निंग अपनी प्रतियोगिता योग्यता खो देता है तो उसे गु परिवार द्वारा त्याग दिया जा सकता है। वह मूल रूप से परिवार का मुख्य सदस्य नहीं था। अब यह दर्जा उसे केवल इसलिए मिला क्योंकि उसे भाग्य का धनी माना जाता है और भविष्य में राष्ट्रीय उपदेशक पद का प्रबल दावेदार माना जाता है। आप लिन चेन से हारे हैं, राष्ट्रीय गुरु संस्थान के किसी व्यक्ति से नहीं। झांग जिन ने कहा, इसके अलावा न तो शिक्षक ने और न ही मैंने कभी कहा है कि दिव्य पशुद्वीप पर लड़ाई राष्ट्रीय गुरु योग्यता की लड़ाई है। गु निंग हैरान रह गई। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम सफल हो या नहीं, तुम नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहोगे। झांग जिन ने कहा, जब तक तुम नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में हो, तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहेगा। झांग जिन ने यह बात गु निंग को प्रोत्साहित करने के लिए भी कही। आखिरकार 8 त्रिग्राम 9 शहरों की योजना में उनके बिना काम नहीं चल सकता था। ये सुनकर गु निंग की आशा फिर से जाग उठी। यदि वह राष्ट्रीय उपदेशक का पद सुरक्षित कर लेता और ड्रैगन परिवर्तन कौशल प्राप्त कर लेता, तो भविष्य में लिन चेन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ... दोनों को दूर जाते देख लिन चेन और बाय लिंग ने भी खुशी दिखाए, और बाय लिंग ने जियाओबाई के लिए जश्न मनाने के लिए स्पिरिट बीस्ट को ले लिया, जबकि लिन चेन को जमीन पर गु निंग के व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट का एक नमूना मिला। मधुमेह से हमेशा के लिए बच सकते हैं। सोने से पहले करें ये काम। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। छिपी हुई रिक्तरेखा 40%। लिन चेन बेहद हैरान था। इस वंश की ताकत वाकई भयानक थी और इसीलिए ये लड़ाई इतनी कठिन थी। इसे एक शीशी में रखने के बाद लिन चेन जियाओबाई की ओर चला गया, उसके बैल के सिर को सहलाते हुए, और उससे पूछा, इस बार तुम कैसे टूट गए। जियाओबाई ने लिन चेन से कहा कि वह भी नहीं जानता, लेकिन उसके मन में एक विचार था, वह हारना नहीं चाहता था, अन्यथा कोई अंडा नहीं होगा। सुनने के बाद लिन चेन दिल खोलकर हंसा और जियाओबाई की जानकारी की जांच करने के बाद उसने पाया कि यह वास्तव में सफल हो गया था। कोई आत्मा जानवर। स्तर 37। कौशल 1 आयरन हॉर्न इम्पैक्ट दिव्य ज्ञान। कौशल 2 आत्मा को शांत करने वाला खुर दिव्य ज्ञान। कौशल 3 बर्बर रक्तरेखा दिव्य ज्ञान। कौशल 4 अनंत धिक्कार दानव सींग पूर्णता। कौशल 5 दानव बैल उपस्थिति महारत। इस मास्टरी स्तर के दानव बैल रूप ने 4 जंजीरों को अनलॉक कर दिया है, जो वास्तव में भयानक है। यदि जियाओबाई ने मौके पर ही ड्रैगन फाइटिंग स्किल द्वारा बढ़ाए गए व्हाइट फ्लड ड्रैगन बीस्ट का सामना नहीं किया होता, तो जियाओबाई शायद जीत नहीं पाती। काश मेरे पास भी किसी प्रकार का बुलफाइटिंग कौशल होता, लिन चेन ने लालसा से सोचा, और फिर आह भरी, यह महसूस करते हुए कि वह अत्यधिक लालची हो रहा था। ये ब्लडलाइन गोल्डन हैंड पहले से ही स्वर्ग के विरुद्ध है, और यदि यह जानवरों को वश में करने की क्षमता को भी मजबूत कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से थोड़ा अनुचित होगा। इस विचार को मन से निकालकर उसने जियाओबाई को आराम करने के लिए बैठने दिया। ये वह जगह थी जहां आत्मा का अंडा था, इसलिए एक और भीषण युद्ध होना तय था, यह अपरिहार्य था। जैसा कि झांग जिन ने कहा, गु निंग को हराने से केवल पर्वत शिखर में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हुई, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने पहले ही आत्मा अंडा प्राप्त कर लिया था। अध्याय 403 अध्याय 235 दानव बैल का आविर्भाव और विकास भाग 3। लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद जियाओबाई की हालत अपने चरम पर लौट आए, और उसके बाद ही लिन चेन रवाना हुआ। इस बिंदु से पर्वत शिखर तक रक्षक आत्मिक जानवर कम होने लगे। हालांकि लिन चेन खुश नहीं था, वे पहाड़ की तलहटी से ऊपर तक लड़ते रहे थे, इसलिए शिखर पर मौजूद जानवर राजा अनजान नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ जितने कम आत्मिक जानवर होंगे, शिखर पर उनकी संख्या उतनी ही अधिक होगी। उम्मीद है वहां 1 दर्जन से अधिक जानवर राजा नहीं होंगे, लिन चेन ने आह भरते हुए सोचा। अपनी और बाय लिंग की वर्तमान ताकत के साथ वे अभी भी कुछ जानवर राजाओं से लड़ने में सक्षम थे। यदि संख्या बहुत अधिक हो तो वे हार मान सकते थे। लिन चेन जल्दी में नहीं था और शिखर की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी पूरी स्थिति बनाए रखने की कोशिश की। ... इस समय 3 बूढ़े लोग दूसरे इलाके में लिन चेन पर नजर रख रहे थे।
गुओ हुआ ने लिन चेन की ओर देखा, जो शिखर से बस एक कदम की दूरी पर था, और पूछा, क्या द्वीप रक्षक जानवर ने बताया कि यह अमर आत्मा अंडा क्या है? यू शियू और झांग जिन दोनों ने अपना सिर हिलाया, लेकिन झांग जिन ने कहा, हाल के वर्षों में सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर काफी संख्या में अमर आत्मा अंडे प्रकट हुए हैं, जिनमें से कुछ का मूल भी अज्ञात है। ये सुनकर गुओ हुआ को भी याद आ गया। परंपरागत रूप से यूलान साम्राज्य हमेशा यहाँ प्रवेश करने वाला पहला राज्य था, इसलिए वे लगभग सभी सर्वोत्तम आत्मा अंडे ले गए। लेकिन 20 साल पहले ऐसी ही एक घटना घटी थी। उस समय यूलान साम्राज्य को अंदर से 2 अमर आत्मा अंडे प्राप्त हुए, जिससे काफी हलचल मच गई और अन्य देशों को ईर्ष्या हुई। दूसरे सबसे अच्छे परिणामों के साथ प्रवेश करने वाले कैंगलिंग प्राचीन देश को जब इसकी जानकारी मिली, तो उस समय ऐसा लगा जैसे दिव्य राजधानी ढह गई हो। सभी ने सोचा कि तीसरे अमर आत्मा अंडे का प्रकट होना असंभव है, क्योंकि 2 पहले ही मिल चुके थे। अप्रत्याशित रूप से किसी को अनजाने में भूस्खलन में एक अमर आत्मा अंडा मिल गया। उस समय मौजूद व्यक्ति और उसके बाद के शोध के अनुसार एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकला, यह अमर आत्मा अंडा हाल ही में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि लंबे समय से जमीन के नीचे दबा हुआ था। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि यह इस युग की उपज नहीं है। बाद में वह अमर आत्मा अंडा दिव्य राजधानी में प्रवाहित हो गया और उसका अंतिम ठिकाना अज्ञात हो गया। वैसे भी ऐसे सुपर संसाधनों के बारे में यहाँ तक कि गुओ हुआ के स्तर का कोई व्यक्ति भी केवल सुन सकता था। इस घटना के कारण अगली पीढ़ी में सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप में प्रवेश करते ही मिट्टी खोदने का उन्माद फैल गया, जिससे द्वीप की पारिस्थितिकी को भारी नुकसान पहुंचा। बाद में सभी देशों ने नए नियम बनाए और खुदाई पर रोक लगा दी। हालांकि उस वर्ष से लेकर आज तक ऐसी संयोगवश परिस्थितियों में कोई अमर आत्मा अंडा प्राप्त नहीं हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है कि यह अमर आत्मा अंडा भी इसी तरह से आया है? गुओ हुआ ने उत्सुकता से पूछा। झांग जिन ने शिखर की ओर देखा और कहा, आसपास के पेड़ों को देखो। ये धुंध वन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब कई पेड़ काले पड़ गए हैं, यहाँ तक कि सूख गए हैं, और आसपास की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये स्पष्ट है कि हाल ही में यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। उस आत्मा अंडे के स्थान पर फिर से देखो। यू शियू और गुओ हुआ ने नीचे देखा और जल्दी से उस अमर आत्मा अंडे का स्थान ढूंढ लिया, जो ज्वालामुखी क्रेटर के ठीक ऊपर था। ... उसी समय लिन चेन ने इन निशानों से पहले ही जान लिया था कि यह एक नया ज्वालामुखी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह आत्मा अंडा हाल ही का था या पहले से बचा हुआ था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहाँ कोई और ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा। फिर वे शिखर पर पहुंचे और बाय लिंग ने उत्साहित होकर कहा, अंततः हम वहां पहुंच ही गए। लेकिन एक पल में बाय लिंग की मुस्कान जम गई और लिन चेन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। इस पर्वत पर कोई शानदार दृश्य नहीं था, उनका इंतजार आत्मिक जानवरों की एक सेना कर रही थी। अमर श्रेणी के आत्मा अंडे के लिए लड़ाई। उद्धरण चिन्ह ... क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? बाय लिंग ने घबराहट से निगल लिया। ऐसा नहीं था कि वह डरी हुई थी, लेकिन आगे की आत्मा जानवरों की सेना भारी थी। लिन चेन ने एक नज़र इधर उधर देखा और तुरंत पीछे हटने का मन किया। विरोधी लाइनअप अत्यधिक मजबूत था, अनगिनत आत्मा जानवर उन्हें देख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने 2 विसंगतियों, लिन चेन और बाय लिंग को देखा, अनगिनत आंखें चमक उठीं। लिन चेन पसीने से भीग गया था। इस दिव्य श्रेणी के स्पिरिट अंडे को प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं था। बाय लिंग की बात गलत नहीं थी। अगर वे कई बाय लिंग और लिन चेन के साथ भी उनका सीधा सामना करें, तो भी वह नाकाफी होगा। यदि सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर आए सभी लोगों को एक साथ गिना जाए, तो भी वे संभवतः उनका सामना करने में असमर्थ होंगे। जानवरों को हमला करने की तैयारी करते देख बाय लिंग का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी संख्या भयावह थी। लेकिन लिन चेन ने छोटी लोमड़ी की तरफ देखा, जो दहाड़ते हुए एक ऊंची चट्टान पर कूद पड़ी और लगभग तुरंत ही दिल दहला देने वाले अग्नि नियंत्रण से एक सच्चा अग्नि परमाणु बम संघनित कर दिया। अग्रणी कुछ जानवर राजा सभी स्तर 40 के थे। लिटिल फॉक्स के ट्रू फायर न्यूक्लियर बम को देखकर वे तुरंत आकाशीय ग्रेट स्पिरिट अंडे की रक्षा के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए। स्पष्टतः लिटिल फॉक्स का स्तर इतना कम था कि उसे उनके विचार में शामिल करना भी संभव नहीं था। वे ये देखकर और भी क्रोधित हो गए कि लिन चेन ने अभी भी पहल करने का साहस किया है, और उन्होंने जानवरों की सेना को वध करने का संकेत दिया। ये देखकर लिन चेन चौंक गया और जल्दी से जोर से चिल्लाया, सब लोग, मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे वाले ज्वालामुखी में अभी भी लावा होना चाहिए। मेरे स्पिरिट बीस्ट को बस एक आग का गोला अंदर फेंकना है और हम सब मर जाएंगे। ये सुनकर भी जानवरों की सेना आगे बढ़ती रही, उन्हें निगलने के लिए तैयार।
लिन चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने झट से छोटी लोमड़ी को आदेश दिया, फेंक। लिटिल फॉक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ट्रू फायर न्यूक्लियर बम को ऊपर उठा लिया। इस समय एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। गर्जन। तुरंत सारी जानवरों की सेना रुक गई। लिन चेन ने भी छोटी लोमड़ी की हरकत को तुरंत रोक दिया। आगे देखा तो एक बेहद काली त्वचा वाला जानवर राजा खड़ा था। 100 आंखों वाला जानवर। 100 आंखों वाले जानवर का स्वरूप अच्छा नहीं था और ट्राइपोफोबिया से पीड़ित लोगों को इसे देखकर अपने सिर में झुनझुनी महसूस हो सकती थी। हालांकि जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी 100 आंखें नहीं है, इसका सिर विचित्र आकार का है जिसमें पूरी 10 आंखें हैं। यह आत्मिक जानवर अपनी ताकत खुली आंखों की संख्या से निर्धारित करता है। लेकिन अब उसकी सामान्य आंखों के अलावा बाकी सभी आंखें बंद थीं, जिससे उसकी ताकत की सीमा का अंदाजा लगाना असंभव हो गया था। 100 आंखों वाले राक्षस राजा ने लिन चेन को पूरी तरह से मार डालने की नीयत से घूरा। लिन चेन ने तुरंत कहा, यह दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा तुम्हारा वंश नहीं है। हालांकि इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन अपनी पूरी जाति को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान पशु राजाओं के शिष्य और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गए। क्या ये मानव उन्हें धमका रहा था और उकसा रहा था? जानवर राजाओं की बुद्धि काफी अधिक है और इस समय वे सभी समझ गए कि लिन चेन उन्हें डरा रहा था। हालांकि लिन चेन का इरादा उन्हें धोखा देने का नहीं था, बल्कि उसने कहा, आप यहाँ कुछ दिनों से ज्यादा समय से रह रहे हैं और आप जानते हैं कि हर 4 साल में इंसान अंडा लेने आते हैं। अगर आज मैं इसे नहीं ले पाया तो कल कोई और जरूर आएगा। इस समय 100 आंखों वाला जानवर दहाड़ा, जिसका मतलब था कि लिन चेन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह उन्हें डरा सकता है। अगर दूसरे लोग सचमुच उससे ले भी लेते तो भी वह उसके हाथ नहीं आता। मुझे बस एक मौका चाहिए। लिन चेन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम नहीं दोगे तो चलो हम साथ मिलकर मर जाएं। 100 आंखों वाले जानवर ने लिन चेन का मजाक उड़ाते हुए दहाड़ते हुए कहा, इंसान मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं, वे उनके साथ स्वेच्छा से कैसे मर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। लिन चेन ने कहा, अगर मैं इस ज्वालामुखी को उड़ा दूं तो मुझे बस मदद के लिए चिल्लाना होगा और कोई तुरंत हमें बचा लेगा। इस दिव्य श्रेणी के स्पिरिट एक्ट से ज्वालामुखी के लावा का प्रतिरोध करना आसान है। तभी तुम मरोगे और हम बस एक का मौका चूक जाएंगे। लिन चेन के शब्दों ने कुछ आत्मिक जानवरों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। वे वास्तव में यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें एहसास है कि लिन चेन ने सच कहा था। लिन चेन के पिछले कार्यों से 100 आंखों वाला जानवर बता सकता था कि लिन चेन निर्दयी था। यदि कोई सौदा नहीं हो पाता है तो लिन चेन वास्तव में इसे पूरा कर सकता है। जहां तक लिटिल फॉक्स के ट्रू फायर न्यूक्लियर बम की बात है, ज्वालामुखी को प्रज्वलित करना अविश्वसनीय रूप से सरल होगा। 100 आंखों वाले पशु राजा ने सिर हिलाकर समझौते पर सहमति जताई। फिर लेवल 40 के 6 पशु राजा आगे आए, ये संकेत देते हुए कि अगर लिन चेन उन्हें हरा देता है तो दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा उन्हें सौंप दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ये सुनकर अवाक रह गया और बोला, जानवर राजा, मेरे साथ मत खेलो। हमारे आत्मिक जानवरों में से कोई भी स्तर 40 का नहीं है। आप सभी 6 एक साथ हैं तो मैं सीधे आत्मसमर्पण कर सकता हूं। 100 आंखों वाले राक्षस ने लिन चेन का सर्वेक्षण किया और पूछा कि उसका प्रस्ताव क्या था। तो फिर 2 के बारे में क्या ख्याल है? लिन चेन ने कहा, हमारे तीसरे स्पिरिट बीस्ट में से कोई भी ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। 2 स्पिरिट बीस्ट तो सिर्फ लेवल 32 के हैं, जो काफी कम है। क्या आपको यह उचित लगता है? 100 आंखों वाले पशु राजा ने अन्य पशु राजाओं की ओर देखा और फिर त्वरित चर्चा के लिए एक घेरा बना लिया। शीघ्र ही 100 आंखों वाले पशु राजा ने लिन चेन से कहा कि 2 बहुत कम है, न्यूनतम 3 पशु राजा हैं। लिन चेन ने यह सुना और मुस्कुरा दिया, यह महसूस करते हुए कि ये जानवर राजा भूतों से भी अधिक चतुर थे। 2 के साथ लिन चेन और उसके समूह के पास अभी भी काफी मौका था, लेकिन 3 का सामना करने पर कठिनाई बहुत बढ़ गई। एक स्तर 40 जानवर राजा जियाओबाई की वर्तमान ताकत के साथ एक को संभाल सकता है। आपदा भक्षण करने वाले जानवर की क्षमताएं अभी भी अस्पष्ट हैं, लेकिन ये कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम है। जहां तक जियो होंग और रेड फेदर चिकन की बात है तो उनके स्तर में बहुत अंतर था। जानवर राजाओं को संख्या कम करने के लिए अनिच्छुक देखकर लिन चेन केवल सिर हिला सका। कोई और विकल्प नहीं था, चूंकि वे नर्म पढ़ने वाले नहीं थे, इसलिए लिन चेन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा। अमर श्रेणी के आत्मा अंडे के लिए लड़ाई भाग 2।
हालांकि 100 आंखों वाले जानवर ने लिन चेन की ओर देखा और सवाल किया कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कुख्यात चालाक मनुष्य अपनी बात से पीछे न हटे और उन्हें धोखा न दे। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने बात की, 3 सिर वाला आत्मिक जानवर ज़ियाओबाई तुरंत आगे आया और जानवर राजा को सूचित किया कि उनके जानवर मालिक की अन्य पहलुओं में आलोचना की जा सकती है, लेकिन चरित्र के लिए नहीं। 3 आत्मिक जानवरों ने अपने पूर्वजों के प्रति शपथ भी ली। तभी जानवर राजाओं ने उन पर विश्वास किया। तो फिर ये तय हो गया। जैसे ही लिन चेन ने बात की, उसने कई आत्मिक जानवरों को रोक लिया और एक बैठक आयोजित करना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरी ओर पशु राजाओं ने भी अपनी बैठक शुरू की ताकि यह चर्चा की जा सके कि किन 3 पशु राजाओं को युद्ध में भेजा जाए। ... क्या वह सचमुच सफल हुआ? ऊपर से देख रहे 3 लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अगर लिन चेन गू निंग को हरा भी देता है तो भी उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। किसने सोचा होगा कि लिन चेन जानवर राजाओं को धमकी देगा और यहां तक कि उनके साथ समझौता भी करेगा। क्या आपको लगता है कि वे जीत सकते हैं? गुओ हुआ ने पूछा। यू शियू ने कुछ नहीं कहा। दरअसल तीनों जानते थे कि अगर लिन चेन को ये दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा नहीं मिला तो इसे दिव्य राजधानी वापस ले जाया जाएगा और संभवतः डूबे मंडप के हाथों में चला जाएगा। यह अंततः कहां पहुंचेगा यह अज्ञात था। मुझे लगता है कि एक मौका है। झांग जिन ने लिन चेन की ओर देखा और कहा। 3 लेवल 40 बीस्ट किंग्स के साथ ऐसा लगता है कि लिन चेन और उनकी टीम वास्तव में नुकसान में है, लेकिन लिन चेन हमेशा चमत्कार बनाने में अच्छा रहा है। ... जब झांग जिन और बाकी लोग बोल रहे थे, लिन चेन, बाय लिंग और आत्मा जानवरों का एक समूह एक बैठक कर रहा था। कुछ छोटे छोटे जानवर चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिन चेन ने उन्हें अशिष्ट कहकर डांट दिया। पशु राजाओं ने इन छोटे जानवरों को चोरी छिपे सुनने के लिए फटकार भी लगाई। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारा काम ज़ियाओबाई के लिए जितना हो सके उतना समय खरीदना है, लिन चेन ने कहा। आमने सामने की लड़ाई में हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर छोटी लोमड़ी और लाल पंख वाली मुर्गी साथ मिलकर भी काम करें तो भी वे शायद जीत नहीं पाएंगे। लाल पंख वाले मुर्गे ने कुड़कुड़ाया, जिसका अर्थ था यदि तीनों राक्षस राजा एकजुट हो जाएं तो क्या उनसे निपटना और भी कठिन नहीं हो जाएगा। यही असल में हमारा फायदा है, लिन चेन ने समझाया। ये 3 बीस्ट किंग यहाँ स्पिरिट एक्ट की रक्षा के लिए हैं और उन्होंने पहले कभी साथ काम नहीं किया है, जबकि हमने साथ मिलकर प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा बायलिंग और मैं माइंड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समन्वय के मामले में हमारे पास काफी फायदा है। बायलिंग और चारों आत्मिक जानवरों ने सिर हिलाया, जबकि यूनिकॉर्न बिग व्हाइट बियर के सिर पर पूरी तरह से उदासीन लेटा रहा। यूनिकॉर्न बेफिक्र था क्योंकि वह हमेशा से आलसी रहा था। आखिरकार वह लड़ाकू दल का हिस्सा तो नहीं था। हालांकि बिग व्हाइट बियर को अंदर से बहुत दोषी महसूस हो रहा था। वह चाहता था कि इस समय वह 30वें स्तर से ऊपर होता ताकि वह लिन चेन और अन्य लोगों की मदद कर सके। लगभग 10 मिनट तक चर्चा करने के बाद लिन चेन और उसका समूह अंततः वापस लौट आया और तीनों जानवर राजा भी एक समझौते पर आ गए। 100 आंखों वाला जानवर स्वाभाविक रूप से लड़ने वाला था। बाकी 2 आत्मिक जानवरों को देखकर लिन चेन भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। इन पशु राजाओं ने सामरिक कौशल दिखाया, 2 ने हाथापाई और 1 ने दूरी से हमला किया। 100 आंखों वाले जानवर के अलावा अन्य हाथापाई जानवर राजा नेदरफैंग जानवर था और शेष दूरी वाला आत्मा जानवर इंद्रधनुष जानवर था। 3 जानवर राजा वहां खड़े थे, जिससे लिन चेन पर दबाव का भारी एहसास हो रहा था। यदि विपक्ष में 3 हाथापाई आत्मा जानवर होते तो लिन चेन को कुछ हद तक आसानी होती, क्योंकि ऐसी हाथापाई की लड़ाई में यदि वे एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो वे गलती से अपने साथियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पष्टतः 2 हाथापाई और 1 दूरी से हमला करने वाला हथियार सबसे अच्छा विन्यास है। तो फिर शुरू करते हैं, लिन चेन ने कहा। 100 आंखों वाले जानवर राजा ने सावधानीपूर्वक लिन चेन के समूह को ज्वालामुखी युद्ध के मैदान से दूर ले जाने को कहा, इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान को पहाड़ी पर एक बड़े खुले क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। फिर तीनों पशु राजा लड़ने के लिए बाहर निकले और एक पल में अनगिनत छोटे जानवर जयकार करने लगे। इसके विपरीत जब ज़ियाओबाई और अन्य लोग मंच पर आए तो केवल लिन चेन, बाय लिंग और बिग व्हाइट बेयर ही तालियां बजा रहे थे। आलसी यूनिकॉर्न ने तो कुछ समर्थन में आवाजें भी निकाली। जय जयकार में अंतर महसूस करते हुए लिन चेन को थोड़ा पसीना आने से रोका नहीं जा सका। अपनी ताकत के अलावा उन्हें घरेलू मैदान का भी लाभ मिला हुआ था।
डॉट 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 दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जगह ले ली और जियाओबाई और बाकी लोग तुरंत अपने विकासवादी रूप में आ गए। जियाओबाई और विपत्ति भक्षी जानवर आगे की ओर खड़े थे, जबकि छोटी लोमड़ी और लाल पंख वाला मुर्गा पीछे की ओर खड़े थे। जानवर राजा की तरफ उनकी स्थिति एक जैसी थी। 100 आंखों वाले जानवर राजा और निचले दांत वाले जानवर राजा दोनों का सामना जियाओबाई और विपत्ति भक्षी जानवर से हुआ। जहां तक इंद्रधनुषी जानवर राजा की बात है, उसने सीधे एक बादल को बुलाया और जमीन से ज्यादा दूर नहीं, उस पर बैठ गया। दोनों पक्षों ने केवल एक दूसरे को देखा और फिर बिना किसी देरी के युद्ध शुरू हो गया। जियाओबाई ने सबसे पहले हमला किया, क्योंकि लिन चेन की युद्ध योजना में इसे स्पष्ट रूप से मुख्य बताया गया था। यदि यह जल्दी से जानवरों के राजाओं में से किसी एक को खत्म कर सके, तो उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये 100 आंखों वाले पशु राजा का सामना कर रहा था, जो एक बड़ी बिल्ली के समान था, जिसका फर गहरे गहरे बैंगनी रंग का था तथा तारों वाले आकाश में दरारों के समान अनियमित चांदी के पैटर्न से सुसज्जित था। उसके पूरे शरीर से एक हल्की सी भयानक चमक निकल रही थी। सामान्य अवस्था में इसके शरीर पर 5 प्राथमिक आंखें दिखाई देती थीं, विशिष्ट आंखें, माथे पर एक ऊर्ध्वाधर पुतली मुख्य आंख और प्रत्येक कंधे पर एक बड़ी क्षैतिज पुतली। बाकी 5 आंखें बंद निशान की तरह उसके फर के नीचे छिपी हुई थीं। इस स्पिरिट बीस्ट में अपार युद्ध क्षमता थी, लेकिन इसकी अत्यंत कम प्रजनन क्षमता के कारण ये ब्लू स्टार पर बहुत दुर्लभ था। जियाओबाई ने तुरंत चौथे दर्जे की बर्बर रक्तरेखा का इस्तेमाल किया और उसके पूरे पशु शरीर को लाल कर दिया। उसी क्षण 100 आंखों वाले पशु राजा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जानवरों के बीच ताकत का आकलन पूरी तरह से दबाव डालकर किया जाता है। यहां तक कि जब जियाओबाई ने अभी अभी रूपांतरण किया, तो 100 आंखों वाले जानवर राजा ने उसे एक और नजर नहीं दी। केवल जब जियाओबाई ने बर्बर रक्तरेखा का उपयोग किया तब 100 आंखों वाले जानवर राजा को अंततः एहसास हुआ कि लिन चेन और उसका समूह यहां कैसे पहुंचा। लोहे के सींग का प्रभाव। इस अराजक हाथापाई में लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम बढ़ाया, और जैसे ही जियाओबाई आगे बढ़ी, उसने कई अवशिष्ट छायाएं छोड़ दी। लिन चेन के पास एक सामरिक योजना थी, जिसके तहत सूचना के अंतराल का फायदा उठाया जाना था। 100 आंखों वाले जानवर राजा को जियाओबाई की चालों का पता नहीं था, जो उनका फायदा था। जैसे ही जियाओबाई की गति बढ़ी, वह अचानक बीच में रुक गया, अचानक अपने खुरों को ऊपर उठाया, आत्मा शांति खुर ब्रह्म आत्मा को क्रियान्वित किया। जियाओबाई ने स्वाभाविक रूप से लिन चेन के इरादे को समझ लिया, कमजोरी का नाटक करने के लिए आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का उपयोग किया, फिर अचानक सोल कैल्मिंग हूफ इल्यूजन स्पिरिट पर स्विच कर दिया। यदि यह प्रतिद्वंद्वी पर सफलतापूर्वक प्रहार कर सके, तो यह प्रतिद्वंद्वी को गिराने का एक शानदार मौका होगा। जैसे ही आत्मा शांति देने वाला खुर मायावी आत्मा ने आक्रमण किया, वह 100 आंखों वाले पशु राजा पर प्रहार करने ही वाला था। जियाओबाई भी लौह सीन के प्रभाव को 1000 छायाओं के एकीकरण स्तर तक बढ़ाने के लिए तैयार थी। अप्रत्याशित रूप से उस समय 100 आंखों वाले जानवर राजा के पास स्वचालित चकमा देने की क्षमता थी। वह तुरंत दाईं ओर मुड़ गया, मानो उसने पहले ही मायावी आत्मा की दिशा का अनुमान लगा लिया हो। प्रतिकूल स्थिति को समझते हुए लिन चेन ने तुरंत जियाओबाई को रुकने का निर्देश दिया। मनुष्य और पशु उत्सुकता से 100 आंखों वाले पशु राजा की ओर देखने लगे, और उन्होंने उसके माथे के बीच में स्थित आंख को देखा, जो कसकर बंद थी, धीरे धीरे खुल रही थी और एक अजीब चमक बिखेर रही थी। मुख्य नेत्र, अंतर्दृष्टि नेत्र। यह आंख ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से देख सकती थी, जिससे गतिशील दृष्टि और पूर्वानुमान क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जियाओबाई ने स्वीकार किया कि बाद में किया गया हमला अप्रभावी था और उन्होंने तुरंत सभी कार्रवाई रोक दी। उस क्षण भर में 100 आंखों वाले राक्षस राजा ने प्रतिक्रिया दी। उसके बाएं कंधे की क्षैतिज पुतली धीरे धीरे खुल गई। सुनहरी चमक वाली मुख्य आंख के विपरीत इस बाईं आंख से एक भयानक हरी चमक निकल रही थी। जैसे ही बाईं आंख खुली, 100 आंखों वाला पशु राजा घने हरे प्रकाश में लिपट गया। प्रकाश एक सूक्ष्म जज़ ध्वनि के साथ बढ़ रहा था। फिर उसने अपने 4 अंगों से जमीन पर जोर से लात मारी, जिससे जमीन तुरंत फट गई और एक हरे रंग की मिसाइल की तरह वह लिन चेन और जियाओबाई की ओर झपटा। बाईं आंख, जागृत आंख। इस नेत्र को सक्रिय करने पर 100 आंखों वाले पशु राजा के शरीर पर पहले से अस्पष्ट शक्ति में उतार चढ़ाव एक उग्र धारा में बदल गया। उसके शरीर की सतह पर हरे रंग की चमक असंख्य अंतर्निर्मित विद्युत धाराओं की तरह टिमटिमा रही थी। इसके बाद यह एक जलते हुए हरे प्रक्षेप्य की तरह गर्म हवा की धाराओं और विशाल प्रभाव बल के साथ जियाओबाई की स्थिति की ओर बढ़ गया।
गति इतनी तीव्र थी कि पीछे से आ रही हवा की धाराएं हवा में सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भी ये गति जियाउबाई के लिए चिंता का कारण नहीं थी। जियाउबाई फुर्ती से जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन ठीक उसी समय जियाउबाई की तीव्र संवेदी प्रणाली ने पीछे से आ रहे खतरे को भांप लिया। उसका फर तुरंत खड़ा हो गया, कान ऊपर उठ गए और वह तेजी से घूम गया। उसने देखा कि एक विशाल काले रंग का जानवर कहीं से प्रकट हो गया, जिसके विशाल शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। उसके नुकीले दांत लंबे और तीखे थे, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, और उस समय वह पहले से ही जियाउबाई के पीछे तैनात था, घातक हमला करने के लिए तैयार। आगे देखने पर 100 आंखों वाले जानवर की 5वीं आंख अब खुली हुई थी। दाहिनी आंख दुर्स्वप्न।